हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज की अपनी प्लानिंग थी कि सागर गुप्ता के साथ मिलेंगे, आईआईटी दिल्ली सागर गुप्ता, जो कि अब सेकेंड ईयर खत्म। क्लियर करके थर्ड ईयर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो आज आपसे चर्चा कराएंगे सागर गुप्ता के साथ कि उनकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से उन्होंने आईआईटी को अचीव किया। एक जो आईआईटी जो बड़ा ड्रीम होता है वो सागर गुप्ता का पूरा हुआ। और वो ड्रीम आईआईटी ड्रीम मतलब अकेले सागर गुप्ता का नहीं हुआ, सागर गुप्ता के माता पिता का। सागर गुप्ता जहाँ रहते हैं शिवपुरी के पास एक छोटा सा गांव है, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस गांव का भी गर्व है सागर गुप्ता। इन सब के साथ साथ मेरा भी गर्व महसूस होता है मुझे सागर गुप्ता को देख के। तो ये भी एक सपना होता है, और अकेले सागर गुप्ता का ही पूरा नहीं हुआ, इतने सागर गुप्ता से लोग जुड़ो जो लोगों के जो लोग हैं उनका भी सपना पूरा किया सागर गुप्ता ने। तो आज शुरुआत करते हैं हम सागर गुप्ता की जर्नी किस तरीके से शुरुआत हुई बच्चों। तो आप लोगों की जो भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करते रहना, और तो मैं आपको सागर गुप्ता से रूबरू करवाता रहूँगा और एक एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं सागर गुप्ता से आज के सेशन की। तो सागर गुप्ता थोड़ा सा अपने जर्नी किस तरीके से शुरू हुई है और क्या था उसका लक्ष्य उद्देश्य, किस तरीके से अपन ने प्लानिंग की थी और कैसे अपन सक्सेस की ओर अचीव हुए थे। तो सबसे पहले हेलो सभी को। एंड थैंक यू चैनल सर, मतलब आप सभी से मिलवाने के लिए। तो जर्नी की अगर बात करें तो बिल्कुल मतलब जो आप एवरेज के जितने ग्लो जा सकते हो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। वो काफ़ी नॉर्मल है, मतलब गाँव में जब जो स्टडी लेवल होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वहाँ जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया था, बट कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। एक तो मीडियम की सबसे बड़ी कमी रह जाती है कि वहाँ हिंदी मीडियम ही आपको करना होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आज भी हमारे देश के गाँव में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपना 10th तक पूरा हिंदी मीडियम रहा था। और शिवपुरी के पास एक छोटा सा गांव, आप समझ सकते हो कि गांव के अंदर स्कूल का क्या लेवल रहता होगा और क्या एजुकेशन रहती होगी। ना तो अच्छे टीचर्स मिलते होंगे, ना अच्छा बेस तैयार होता होगा। कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि हम बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं तो आईआईटी अचीव होगा, लेकिन सागर गुप्ता ने एक साधारण स्कूल, वो भी हिंदी मीडियम के स्कूल से 10th पास की है। हम्म, तो जैसे होता है ना कि मतलब लेकिन जिद थी कि अपना जो स्कूल था भले वहाँ लेवल वो तो यहाँ के पता चला कि वहाँ पर कुछ नहीं था, बट तब तो ऐसे ही लगता है कि वही पूरी पढ़ाई होती है। तो वहाँ मैंने नंबर 1 पोजीशन अपनी मेंटेन की थी। ऑफ कोर्स मतलब वो काफ़ी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ये था कि अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता था वहाँ। तो एक हमेशा से एक आदत लगी हुई थी कि हमें आगे रहना है सबसे, और यही मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। मेरे पापा भी टीचर हैं, तो काफ़ी सपोर्ट वहाँ से मिलता रहा मुझे। तो जब 10th पास की तो पता चलता है कि मेरे पापा के एक दोस्त का लड़का है जो आईआईटी नाम की कोई चीज़ कर रहा है। तो पता नहीं था कि आईआईटी क्या होता है, फुल फॉर्म भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन क्योंकि ग्वालियर में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार जाके देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। होता है ना कि इंडियन पेरेंट्स में ये होता है कि खुद से कुछ करें ना करें, बट अगर पड़ोस वाला कोई कुछ काम करने लगता है तो फिर करना ही है। सही बात है, तो आपने भी यही देखा होगा। तो मुझे भी वैसा ही कुछ रहा। मैं यहाँ के फिर चेक किया तो उसका वो फिटजी में जा रहा था उस वक्त। तो मैं भी फिटजी गया कि क्या होता है आईआईटी, वहीं जाके पूरा काउंसलर से सब कुछ पता किया। तो मैंने बोला मुझे भी करनी है तैयारी। तो फिर उसने बोला ठीक है, मतलब एडमिशन कर देते हैं। तो उसने कुछ क्वेश्चंस किए, तो मेरा जैसे ही मैंने ये खुद सामने रखा कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो उन्होंने बोला कि हिंदी मीडियम का कोई बैच होता नहीं हमारे यहाँ, और इंग्लिश मीडियम में आज तक जितने भी बच्चे ने हिंदी मीडियम से आए और उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, किसी ने कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अच्छा हुआ कि फिर आप रहने ही दो। तो ये थोड़ा सा मतलब फिर ईगो पे लग गया, ऐसे बोल दो कि यार ऐसे कैसे, मतलब आप इतना सोच के आते हो और फिर आपको पता चलता है कि आप इतना पीछे हो कि आप उस कंपटीशन में आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे। तो जब ये दिखा तो फिर ऐसे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, तो आई एम या मतलब जान सर के बारे में पता चला। तो वो फिर मैंने सोचा कि एक बार मिलते हैं सर से। तो फिर हम यहाँ चांद सर के पास आया था मैं, और वहाँ मैंने डिसाइड वहाँ पर सर से बात की, और सर ने मुझे अच्छे से बताया एक्चुअली आईआईटी के बारे में कि ये एंट्रेंस है, ये है, वो है। और उस वक्त भी हिंदी मीडियम बेस्ट तो नहीं था, बट सर ने यही बोला कि कब तक आप उस चीज़ से भागोगे जिसको आपको कभी ना कभी फेस करना ही है। और मुझे ये बात सही लगी कि आज मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं था, बट आज मेरे पापा ने मुझे ग्वालियर भेजा है, तो आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस गैप को पूरा करूँ। आज मेरे पास जिससे कि कल के दिन मैं ये ना बोल पाऊँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी।
तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने 1 महीने तक बस मैं लगा रहा, मैं डिक्शनरीज़ खरीदी, मैंने जितना अपने आप को कर सकता था, जितनी भी यहाँ वहाँ से टिप्स हैं, सर जी ने मुझे काफ़ी गाइड किया, उन्होंने ही मुझे डिक्शनरी का रिकमेंड किया था कि सब्जेक्ट वाइज डिक्शनरीज आती हैं, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इवन एस.सी. वर्मा जो सबसे सिंपलेस्ट बुक आप बोल सकते हो रीडिंग में, वो भी मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से समझ में आ रही थी। बट मैं ये सोच के कि ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग में। फिर लेकिन क्या होता है कि 1 महीने बाद जब टेस्ट होना स्टार्ट होते हैं, तब वो वाला जब एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि टेस्ट हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, लाइक लिटरली मैं कोचिंग आता था, कोचिंग से जाने के बाद फिर पढ़ने लगता था, मैं रात में पढ़ता था, क्योंकि मैं किसी के कहने पे नहीं पढ़ रहा था। मेरे को एक वो चीज़ हो गई थी कि मैं बहुत पीछे हूँ और मुझे बस भागना है, जितना तेज मैं भाग सागर सकूं। गुप्ता की लड़ाई सब्जेक्ट किससे नहीं, लैंग्वेज से थी सबसे हाँ। पहले। आप सोचिए कि मतलब एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है, वो सोचता है मैं फिजिक्स अच्छा कर लूँ, कि मैथ्स अच्छा कर लूँ, केमिस्ट्री अच्छा कर लूँ, वो सब्जेक्ट से फाइट करता है। लेकिन सागर गुप्ता की सबसे पहली लड़ाई तो उसकी लैंग्वेज से थी, जो कि हिंदी मीडियम से सीधे इंग्लिश मीडियम में आने पर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आना चालू हुई थी। लेकिन फिर भी सागर गुप्ता ने हार नहीं मानी और भिड़े रहे। एक समय आने लगा कि सागर गुप्ता इंग्लिश मीडियम बुक्स से भी अच्छा पढ़ने लगे थे। लेकिन वही फिर वहाँ जब लेकिन एग्ज़ाम वाली जब बात आती है, आप घर पे करते हो एक क्वेश्चन, तो आपको कोई नहीं पूछ रहा कि आप कितने टाइम में कर रहे हो। मैंने ऐसे एक क्वेश्चन, बस मेरा मेरा टारगेट रहता था बस क्वेश्चन हो जाए, ये नहीं रहता था कि मेरा जल्दी हो जाए। 1 मिनट का क्वेश्चन 1 घंटे में भी हो रहा था। तो लेकिन टेस्ट में तो ये था कि फिर जब मैं टेस्ट देने गया तो मेरे लाइक सिर्फ जहाँ तक मुझे याद है 60 समथिंग मेरे मार्क्स थे आउट ऑफ 360, क्योंकि मैं एग्जाम में कर ही नहीं पाया था। लाइक मैंने अटेम्प्ट ही 120 का कर पाया था, इतनी मेरी स्लो स्पीड थी। मैं क्वेश्चन को पहले समझता था, उसको इंग्लिश समझता था, फिर मैं उसके ऑप्शन समझता था, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होता था। और जो मेरे दोस्त ऐसे थे जो काफ़ी कम पढ़ते थे स्टार्टिंग में, आप लोग में से ही कुछ होंगे जो मतलब अभी इतना सीरियस नहीं होंगे तैयारी के लिए, सिर्फ आते हैं बस कोचिंग में ही पढ़ते हैं, घर पर नहीं पढ़ते। और वो लोग उन लोगों के सबके 150 160 मार्क्स आए थे। तो मुझे ऐसा लगा यार कि मैं तो क्या मतलब, वहाँ पे होता है कि आपको जब ये दिखने लगे कि आपके एफर्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप स्ट्रेस फील करते हो, आप बहुत पीछे फील करते हो। उस वक्त मतलब किसी की ज़रूरत होती है जो पकड़ ले, वरना सब बिगड़ जाता है। तो उस वहाँ पे बहुत बुरा सा लगने लगा और तब मुझे लगा कि शायद मुझसे हो नहीं रहा है ये। और मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, उनसे डिस्कस किया। एक्चुअली मैं अपनी दीदी के संग रहता था, उन्होंने घर पर शिकायत कर दी कि काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो वो लोग आए, उन्होंने बोला कि तू छोड़, तू मत करना, फिर ऐसे बोर्ड ही कर लेते हैं अपन, और जब ड्रॉप ले लेना बाद में। और ड्रॉपर बैच हिंदी मीडियम के आज भी चलते हैं और पहले भी चलते थे उसमें जेई के लिए। तो उन्होंने बोला ये, तो मुझे कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ जम गई कि चलो ठीक है मैं ड्रॉप ईयर में कर लूँगा। मतलब ऐसे कि ठीक है, मतलब मैं बहुत न्यूट्रल सा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर मैं आया तो मुझे सर मिल गए, जब मैं ऐसे क्लास छोड़ने वाला था तो सर ऑफिस में बैठे हुए थे। तो सर ने बोला कि क्यों भाई क्या हो गया। तो क्या होता था कि क्लास में पूछता बहुत था, तो सर की नज़र में तो मैं स्टार्टिंग से ही रहा था, मैं छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता था, मतलब सब हंसते रहे लेकिन सर अप्रिशिएट करते थे उस चीज़ को भी। तो मैं और ज़्यादा पूछता था, सर की क्लास में सबसे ज़्यादा पूछता था। तो तो सर ने बोला कि भाई तुम तो सही कर सकते हो। और सर ने फिर पापा को भी समझाया कि एक चीज़ इसमें अच्छी है कि ये चीज़ों को छोड़ता नहीं है, करता रहता है स्ट्रगल, तो थोड़ा और करने दो, ये हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और सर ने मुझे भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो वो मैं अपना मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट मानता हूँ उस पॉइंट को, कि अगर मैं वहाँ गिव अप कर जाता तो आपको मतलब मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि 1 साल की तैयारी तो नहीं है जेई, और तो वो सपना कभी ना मैं देख पाता और ना वो पूरा होता। तो कहीं न कहीं वो मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया मेरे लिए, जहाँ मतलब सर ने बचा लिया, वरना तो मैं पूरा रिफंड भी मतलब मैम ने जो काउंसलिंग मैम थी वहाँ पे सब ने क्लियर ही हो गया था वो सब, तो मैं जा ही रहा था बस। तो वहाँ पर सर ने बोला कि देख तू कर, मेरे कहने से कर, लेकिन तू कर लेगा। तो जब सर ने बोल दिया, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थी कि इन लोगों को आज अगर मैं इनको छोड़ के चला जाऊँगा तो मैं कहाँ से आगे बढ़ूँगा इन लोगों से, फिर मैं इनको कब फेस करूँगा अगर आज नहीं करूँगा तो मुझे भी लगा, मैंने पापा से बोला कि पापा एक काम करते हैं, मुझे 11th का आप टाइम दो पूरा, मैं 1 साल अपनी में पूरा 100% दूंगा इस चीज़ को, एंड देन मैं अपने आप को इवेल्युएट करूँगा कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि गांव में 11th की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती, आप मार्क्सशीट वैसे ही बन जाती है टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर जब खोने के लिए कुछ है नहीं, वैसे भी बोर्ड से हम 11th पढ़ के क्या ही उखाड़ लेंगे, तो ये जेई कर लेते हैं, बस मेहनत ही तो करनी है, कर लेंगे वो। तो उस वहाँ से फिर वही यूजुअल अपना पढ़ाई जैसे चल रही थी चलती रही। थोड़ा तरीक़ों में बदलाव करता रहा मैं। स्टार्टिंग में बहुत गलत तरीके से मैं फिज़िक्स को पढ़ता था, फिर जैसे जैसे सर भी फिर ऐसे कंटिन्यू में आने लगे, फिर तब वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला, फिज़िक्स पढ़ने का तरीका ही एकदम बदल दिया।
मैं उसको काइंड ऑफ केमिस्ट्री और मैथ की तरह ही देखता था पहले फिजिक्स को, बट फिर पता चला ही नहीं, ये सब्जेक्ट कुछ अलग डिमांड करता है। जो सर ने बताया कि फील दी फिजिक्स, तो सर का वो भी है कि थीम लाइन जो है वो सच है, मतलब ट्रू है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिक्स को फील करो, है ना। बहुत टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है कि आप, मेरा भी संग ऐसा होता था कि सर का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने पे होता था और मेरी सीट शुरू भी नहीं होती थी। सर भी मुझसे आके बोलते थे भाई तूने सीट क्यों नहीं स्टार्ट की, बट तब फिर मैं भी सर से बोलता था सर मुझे अभी कॉन्सेप्ट ही में उलझा हुआ हूँ मैं। तो मैं काफ़ी बार पढ़ता था एस सी वर्मा को, एस सी वर्मा की थ्योरी में ही सर से डाउट पूछता रहता था। सर बोलते थे तू अभी यही कर रहा है यही कर रहा है, बट थोड़ा सा वहाँ भिड़ने से ये हुआ कि मेरा जो थिंकिंग पावर है वो मेरी इंक्रीज हुई और मैं एक अलग तरीके से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। और एक बार जब फिजिक्स मुझे एक चीज़ फील हुई जेई प्रिपरेशन में कि अगर आप फिजिक्स पर कमांड कर लेते हो तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुका होता है। अगर आप फिजिक्स आपकी अच्छी है, आप फिर मैथ को भी पकड़ सकते हो, केमिस्ट्री को भी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब याद करने वाली चीज़ को हटा दें तो आपकी ग्रास्पिंग बहुत इंक्रीज हो जाती है फिजिक्स से। फिजिक्स एक चीज़ ये अच्छा करती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से सोचने लगते हो, आप मैथ को भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचने लगते हो। तो वो मुझे फिर फिजिक्स से बहुत हेल्प हुई। तो फिजिक्स मतलब आप यार इसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना कि अगर आप अभी 11th में हो खासकर और आप जस्ट एंटर कर रहे हो प्रिपरेशन में, तो आप जनरली ऐसा होता है कि तीनों सब्जेक्ट को अपन इक्वली कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन मैथ की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। तो हम मैथ ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं और फिजिक्स को हम कहीं ना कहीं साइड कर देते हैं, उसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा आप टाइम दो, उसको समझो, आप उसकी डेप्थ को समझो, जैसे सर पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ो, एकदम अंदर तक फील आए, और फिर आप देखोगे कि आपके ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनती जाएगी जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सागर गुप्ता एक अमन गुप्ता एक लड़का है, अच्छा पढ़ता है तो वो कह रहा है सर भैया तीनों सब्जेक्ट को बराबर समय कैसे देते हैं। तो जैसे अभी बात ही चल रही थी अपनी कि अपने आप को ना थोड़ा सा रोकना पड़ता है कई बार। हमें क्या है, एक जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको ज़्यादा कर रहे होते हैं, और जिस चीज़ पर हमारी पकड़ नहीं होती है हम उसको छोड़ने का मन करता है। तो वही चीज़ है कि स्टार्टिंग में अगर लेट से मैं एक एग्जांपल अपना ही ले लेता हूँ, तो फिजिक्स जो है कम समझ में आती थी, मैथ और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से हो जाता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना तो केमिस्ट्री और मैथ में कहीं ना कहीं आप एस कर लोगे। आप अगर मैथ के 100 क्वेश्चन अगर आप आज सॉल्व कर लेते हो तो कल के दिन अगले 50 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिजिक्स में ये नहीं हुआ, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को करते जा रहे हो, बट अगर आप थिंकिंग पावर डेवलप नहीं हो रही तो 100 क्वेश्चन करने के बाद भी आप उसी पोजीशन में रहोगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा टाइम जैसे देना पड़ रहा है, तो आप पहले इक्वल टाइम तो मत दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप चार घंटे दो। आप डिसाइड करो पहले कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। अब जैसे मेरे केस में मैं फिजिक्स को ज़्यादा देने लगा था स्टार्टिंग में, और वही 12th में आते आते फिजिक्स मेरा एकदम नेग्लिजिबल हो गया था। फिर मैं फिजिक्स को सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ता था और मैथ को फिर ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को बाउंड मत करो, बट इस चीज़ से वो भी मत रहो कि अपन अपने आप से बायस्ड हो जाएं। हमें मैथ अच्छा लग रहा है तो हम बस मैथ ही पढ़े जा रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को सर वगैरह से गाइडेंस ले लिया करो कि सर मेरी वीक है। आपके मार्क्स ये चीज़ अच्छे से बता देते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करो, ना कि सिर्फ अपने पसंद के लिए। तो ये अपने आप हो जाएगी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व जो टाइम मैनेजमेंट है अमंग सब्जेक्ट्स। आई होप आंसर हो गया हो अमन का। आपके हिसाब से फिजिक्स को कितना वक्त देना चाहिए बाकी सब्जेक्ट से। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला, अगर आपको भी स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो फिजिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट मारो। अगर अभी नहीं मारोगे तो आगे बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आप 11th में हो, 12th वाले का अगर जैसे केस लेते हैं, टिपिकल केस ले लेते हैं कि अभी 11th में आपकी फिजिक्स में पकड़ नहीं है और अब आप 12th में जा रहे हो, तो देखो 12th की फिजिक्स कहीं ना कहीं 11th से कनेक्टेड तो होती है, बट अगर 11th में आपका थोड़ा भी पकड़ है तो आप 12th में अच्छा कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जो 11th में गलतियाँ हुई हैं वो 12th में अब रिपीट ना हो। और आप जैसे अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह चल रहा होगा इस टाइम पर, तो ये सब्जेक्ट्स में आप प्रैक्टिस करके पकड़ बना सकते हो। तो वीक है तो एक्स्ट्रा टाइम देना है, और अगर सही चल रहा है तो एवरेज टाइम देना है। दैट्स इट, मतलब आई गेस यही आंसर है। उदित गुप्ता बोल रहे हैं कि भैया आप फिजिक्स कैसे पढ़ते थे। जिससे ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि तो जैसे सर बताते थे वैसे ही पढ़ता था मैं कि पहले उसको जैसे स्टार्ट होता था चैप्टर, लेट से आपका आज कोई चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो कुछ नए टर्म्स आज आपको सुनने को मिलेंगे क्लास में। जैसे फोर्स को ही ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सुनना होता है, मेरे लिए तो जैसे फर्स्ट सही था वो। तो
तो मैं उन उस टर्म्स को, जैसे पहले एस सी वर्मा में, अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा गूगल भी आजकल आप लोग करते ही हो, तो गूगल पर थोड़ा उन टर्म्स को ऐसे समझो कि फर्स्ट डे में ही आप उन टर्म्स से कंफर्टेबल हो जाओ, और जब कोई आपसे फोर्स बोले तो आपके ब्रेन को सोचना ना पड़े। वो जैसे होता है ना कि एक होता है जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो लोड होती है कोई चीज़, और जब वो सेव होती है अपने डेस्कटॉप पर तो वो लोड नहीं होती, वो सीधा ओपन होती है। तो आपको ये ज़रूरी है कि जो आज टर्म्स क्लास में सिखाए गए, जो आपको नई नई बातें आपको बताएंगे, वो डेस्कटॉप में होना चाहिए, आपकी इंटरनल मेमोरी में होना चाहिए, इंटरनेट पर नहीं होना चाहिए कि वो लोड हो रहा है। आप सबसे पहले फिजिक्स में ये स्ट्रेटजी लगाओ, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस पे आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्लास के क्वेश्चन, क्योंकि वो सर ने जैसे सारी शीट कराई हैं, सारे PYQ सर ने सॉल्व कराए हैं, वहाँ से जो टॉप 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 क्वेश्चन निकाल के वो क्लास में कराए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको परोस के दिया जाता है सबसे क्वालिटी वाला मटेरियल, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो उसको बहुत अच्छे से समझो। अगर उसमें कहीं एक लाइन पे, कहीं एक स्टेप पे भी अगर डाउट है तो उसको कभी मत छोड़ो क्लास के क्वेश्चंस में। सर पूरी आपको है ही, मतलब मुझे जहाँ तक पता है आपको पूरे डाउट सॉल्व होते हैं आपके यहाँ पर फिजिक्स यूनिवर्स में। आपको पूरी एक्सेस होती है टीचर्स की, सर ने अपना नंबर दे रखा है, मैसेज आए जा रहे हैं सर के पास। तो उन चीज़ों को डिस्कस करो, किसी के साथ भी करो, अपने पहले दोस्तों के साथ करना है दोस्तों के साथ, वरना टीचर्स के साथ करो आप, और उन क्वेश्चंस पर पकड़ बनाओ। अगर आपने उनको कर लिया ना, जैसे मेरे संग यही था, मैं उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करता था। उसके बाद मुझे बंसल की शीट जो सर हमें सॉल्व कराते थे, वो भी मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। भले मैं, जैसे मैंने बताया था कि मेरा जब सर का ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने को होता था कई बार, तब भी मैं थ्योरी में ही अटका होता था। लेकिन एट दी एंड में जब शीट लगाने बैठता था तो मैंने एक एक रात में पूरी शीट लगाई है। तो अगर कॉन्सेप्ट पर पकड़ा तो फिजिक्स पे टाइम नहीं लेती, फिर आप तुरंत क्लिक करता है, तुरंत आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे अगर आप एफर्ट पुट करो थोड़ा, और फिर आप देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम अब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। केमिस्ट्री में एक बच्चा है कार्तिक है, वो ये बोल रहा है कि भैया मेरा केमिस्ट्री वीक है, उसे अच्छा करने के लिए किस तरह से पढ़ें और कितना टाइम दें। केमिस्ट्री में ठीक है, तो केमिस्ट्री में गलती होती है जो हम सब करते हैं, वो ये कि हम ना केमिस्ट्री को 3 सब्जेक्ट बना देते हैं। फिजिक्स मतलब जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बट है तो वो एक ही सब्जेक्ट ना। तो हम मतलब ऐसा होता है कि हम केमिस्ट्री में भी ये कर देते हैं, हमारी फिजिकल वीक है, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक बहुत वीक है। मतलब क्यों करते हैं हम ऐसा, मुझे नहीं पता। जबकि आप खुद सोचो, वहाँ पर आना वो भी उतने ही मार्क्स का है केमिस्ट्री जितना फिजिक्स और मैथ। तो क्योंकि लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, तो आपको एक ऑप्शन अच्छा होता है कि आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो चैप्टर्स को। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक ज़्यादा लिंक नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में लिंक नहीं होंगे, तो इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हो केमिस्ट्री में कि अगर आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो आपकी फिजिकल वीक है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर से आयनिक इक्विलिब्रियम आपका वीक है, तो इफेक्ट नहीं करता कि आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आप वीक रहोगे। तो केमिस्ट्री को ना आप ऐसे समझो कि आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करना है। अगर आपकी वीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी केमिस्ट्री के पीछे मत भागो, प्रायोरिटाइज कर लो कि अगर मुझे इनऑर्गेनिक में दिक्कत, जैसे हो सकता है इनऑर्गेनिक में दिक्कत आती हो, याद करने में दिक्कत आती हो, तो पहले फिजिकल से स्टार्ट कर लो फिर, और फिजिकल से एक तरफ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेके पूरा अपना लगाते जाओ, और फिजिकल पे पकड़ बना लो, एंड देन ऑर्गेनिक पे मूव करो। अगर फिजिकल ऑर्गेनिक हो जाता है तो इनऑर्गेनिक अगर आपकी मान लो लेट से आप पूरा भी छोड़ देते हो, तो हम उसे ऐसे समझते हैं जैसे हमने एक चैप्टर पूरा सब्जेक्ट छोड़ रखा है, हमारा पूरा सब्जेक्ट ही वीक है वो। जबकि ऐसा नहीं है। हमारा अगर 2/3 हमारा पकड़ में है, तो 1/3 का अगर हम उसका 1/4 भी कर लेंगे, लाइक इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका अगर आप सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेते हो, तो भी आप इनऑर्गेनिक का काफ़ी सारा पोर्शन आपने कवर कर लिया। तो जो आपका वीक है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, उनके पीछे आप पूरी केमिस्ट्री को दोष मत दो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री वीक है। मतलब आप वो पॉइंट समझ रहे होगे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम केमिस्ट्री को इतना वीक बना देते हैं। ये मैंने भी गलती की थी, क्योंकि अपना 11th-12th में कि अपने हमेशा केमिस्ट्री में रोता रहता था मैं कि मेरी केमिस्ट्री वीक है। जबकि ठीक है ना, मतलब कुछ चैप्टर से अगर वीक है इसका मतलब नहीं पूरे सब्जेक्ट वीक है। उसमें सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर अगर 12th में हो आप, तो सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट को अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो दे आर लाइक बहुत टीनी से चैप्टर्स तुरंत खत्म होते हैं, और इनमें तो कभी किसी को दिक्कत नहीं होती। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन में एकदम हैंडी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो पहले उनको कर लो। एंड हो सकता है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत हो तो उसको होल्ड कर दो। अब आप एक बार सोचो कि फिजिक्स में अगर आपका रोटेशन वीक होता है तो आप फिजिक्स को तो वीक नहीं बोलते हैं ना पूरी, तो केमिस्ट्री में भी यही रखो कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि हम जनरली कभी कभी 3 टीचर से भी पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में, तो
हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं उनको। तो अरे मेरा मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री आप छोड़ देना बट ठीक है, मतलब थोड़ा प्रायोरिटाइज कर लो यार। अंकितेश कह रहे हैं सर अगर हम पूरे फोकस से 12th से स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो हम क्रैक कर पाएंगे, मतलब दिन रात एक करने के बाद वाली बात। बिल्कुल कर पाएंगे, संभव है मतलब? पूरी तरह से संभव है। एक कमाल की बात है कि सागर गुप्ता 1 साल इसी जगह रहे हैं। हाँ यही रहा था मैं। ये मेरा घर डीवी सिटी में है, डीवी सिटी के जस्ट बगल में फ्लैट लिया था, उसी में सागर गुप्ता रहे थे। तो समझ लो मतलब सुबह शाम रात को उठना बैठना सब सागर गुप्ता का साथ में होता था। तो हाँ। हम लोग मतलब तो बिल्कुल फैमिली आता रहता हूँ। कल मैं ग्वालियर आया था तो मैं पहले सर के पास ही आया था, तो हम लोग आपस में काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो यार ये पता है बनाया है मैंने, जब मैं आया था तो चांदिल सर ना मतलब एक इंस्पिरेशन थे मेरी कि उनको देख के एक अलग ही वाइब आती थी, कि आपको भी आती होगी आई एम श्योर कि जब आपने फर्स्ट टाइम जब कोचिंग उनसे मिले होगे कि मतलब बस अगर ये बोल देना कि सागर ये कर ले तो मैं पक्का कर लूँगा। ये होता है कि अगर चांदिल सर आपको फ़ोन लगा के अगर ये बोल दें कि देखो तुम्हें ये करना है कल तक, तो आप रात में सोओगे नहीं लेकिन आप कर दोगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हमें अटेंशन चाहिए सर से, तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा भागता था फिजिक्स में, इसीलिए मेरी फिजिक्स अच्छी हो पाई। मुझे बस ये करना होता था कैसे भी कि क्लास में सर को इम्प्रेस कर दूँ मैं। सर ने कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई पूरी क्लास से नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन अगर मुझसे हो गया तो मैं सर को इम्प्रेस कर दूंगा। तो मैं घर से जब शीट सॉल्व करता था तो मुझे अगर लगता था ना ये क्वेश्चन सबने छोड़ दिया होगा पक्का, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क करके आता था। तो वो ना अपने इमेज बनानी होती है। सर हमेशा चाहेंगे कि आप सबसे कनेक्टेड रहें, आप सबसे बात करें, वो लेकिन आपको वो उस स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। अपने 4-5 महीने अभी जैसे अगर आप अभी जस्ट 11th में हो तो वो चीज़ करो कि सर को भी लगे यार कि अरे यार वो बच्चा जो है वो उसकी फिजिक्स अच्छी है। और या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग भी रहोगे, जैसे मैं इनिशियली मैं कोई स्मार्ट नहीं था, मेरे में कोई आईक्यू नहीं था, मैं कोई ऐसा नहीं था नंबर बहुत ज़्यादा ला रहा हूँ, 70 नंबर लाता था, फिर भी सर को कहीं ना कहीं लगा था कि मैं कर सकता हूँ। उसका रीज़न था मेरा हार्ड वर्क। तो एटलीस्ट वो तो दिखना ही चाहिए आप में। तो दिन रात अगर आप ये कर रहे हो तो काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आदित्य बच्चा पूछ रहा है कि भैया इनऑर्गेनिक को कैसे करें? इनऑर्गेनिक तो टेंशन का काम है बेटा यार। यार यही है उसका, सब लोग यही बोलेंगे और आप भी यही करो। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ो ज़्यादा। नोट सोर्स के पीछे मैं भी भागा, मैंने गलती की है कि मैंने क्या किया, यहाँ वहाँ से पढ़ रहा था। और जैसे अपन वीके से कोई वैसी बुक लगाने जाएंगे तो क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अपन को लगेगा पता नहीं क्या है, इसका तो खत्म ही नहीं होता, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। तो अच्छा ये है कि अपन कहीं दिमाग ही ना लगाएं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रट लें। मतलब अब जैसे मैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो मैं जानता हूँ कि AIR 89, AIR 73, इन सब ने भी एनसीईआरटी ही पढ़ी है इनऑर्गेनिक में। अब जैसे क्या होता है, मैंने वही चीज़, कई बच्चे ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें खरीदने से और सब्जेक्ट और अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं घूम फिर के वही करते हैं सब लोग, जेडीली खरीद लेंगे लेकिन पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी। अगर AIR सिंगल डिजिट वालों से भी आप इंटरव्यू लेंगे तो वो भी ये कहते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं, और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो दूसरी बुक को रेफर करते हैं, नहीं तो पहले नंबर पर शुरुआती केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से होती है। आपका जिस दिन वो खत्म हो जाए अच्छे से उस दिन देख लेना। आपको लगा मुझे पूरी एनसीईआरटी आ रही है, उस दिन आप दूसरी किताब उठा लीजिए अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। लेकिन IIT में पहले लेवल पर एनसीईआरटी ढंग से कर लो, एक एक स्टेप्स पूरे कर लो, एक एक प्रॉब्लम पूरी कर लो उसमें, तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चे पूछते जाओ। राधिका का कहना यह है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए ड्रॉपर के स्टूडेंट्स को? हाँ ओके, उसमें ना अपना खुद का टाइम तो मैं ये मान के चलूँगा, अगर आप सिंसियर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप तैयार हो उस लेवल की मेहनत करने के लिए। मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कि आप पूरा दिन अपने मेहनत कर रहे हो, पूरा अपना टाइम जो है 100% आप पुट कर रहे हो। तो अब आप देखोगे आपको टाइम नहीं, आपको बेसिकली सब्जेक्ट में मैनेजमेंट करना है और आपको कहीं अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है कि आपको कहाँ ज़्यादा अपने एफर्ट्स देने हैं, कहाँ कम। क्योंकि एट दी एंड आप अगर लेट्स से आप 10 आवर्स अ डे आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ तो 10 ही आवर्स सकते हो अगर आप मैक्सिमम लिमिट पर पढ़ रहे हो। अब आपको अब फ़र्क ही पड़ता है कि आप कितना अच्छे से इनका यूटिलाइज करते हो, राइट। तो इसमें मतलब आप सबसे पहले यही करो कि अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ आप पीछे जा रहे हो, जहाँ मार्क्स आपके एकदम गिर रहे हैं, उसको आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ो उस सब्जेक्ट को। और
ये कर सकते हो, मेरी जो सलाह रहेगी आपको, कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट नहीं, आप 2 सब्जेक्ट पकड़ो। आप अपना 2 सब्जेक्ट का टारगेट रखा करो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है। थर्ड में अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ करनी है, जैसे अगर आज क्लास में पढ़ाया गया है, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, वरना फिर वो गायब हो जाता है। तो जो आज आपको क्लास में पढ़ाया गया, वो आप उतना पढ़ लो थर्ड सब्जेक्ट में, बाकी 2 सब्जेक्टों में अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो और इन 2 सब्जेक्ट में आप अल्टरनेट कर सकते हो, जैसे अगर आप मैथ आपका वीक है, तो आप मैथ को आप कंटिन्यूस रखो, या बायो की आप स्टूडेंट हो तो आप बायो एक कंसिस्टेंट रखो, एंड दूसरे सब्जेक्ट को अल्टरनेटिवली चेंज करते रहो। तो वो आपको ना ऐसे डेली आपकी स्ट्रेटजी बदल रही होगी, एक फिक्स स्ट्रेटजी कभी फॉलो नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहो कि मैं क्या करूँगी, आज के दिन अपना देखूँगा कि जो भी आपने आज किया है, और उसमें मैं देखूँगा मेरे मार्क्स इतने हैं, तो मैं उस हिसाब से कल का दिन अपना डिसाइड कर लूँगा कि कल मुझे इन 2 सब्जेक्ट्स को पे इतना इतना टाइम देना है। तो बेसिकली डेली रात में आप अपना एक जर्नल तैयार कर सकते हो। एक एडवाइस रहेगी मेरी कि जो आपने आज किया है वो आप लिखो, और जो आपको कल करना है वो आप लिखो। ये अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी पूरी साल एक अच्छे से निकल जाएगी, बेस्ट यूटिलाइज आप कर पाओगे। अर्पित शर्मा पूछ रहे हैं, भैया मैं 2022 में अपना जेई दूंगा, तो अब जितना भी टाइम बचा है उसमें क्या 3 डिजिट में रैंक लाई जा सकती है अगर 16 घंटे पढ़ें तो? 11th में पढ़ाई नहीं की है? 11 में कम की है। हाँ, कम की है। अच्छा, तो तीन- बिल्कुल 3 डिजिट मतलब 100 से लेके 999 देखो, में। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अगर एक अच्छा केस लेता हूँ तो बिल्कुल लाई तो जा सकती है, पॉसिबल तो है, कि वो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। अगर नहीं होना, जहाँ कोई ये बोल दे कि जैसे मेरे फिजी में हुआ था, उन्होंने बोल दिया कि आप तैयारी मत करो 11th में, तो उस केस में तो फिर मेरे अंदर तो आग लग जाती थी कि अब तो करना ही है। तो अगर मैं मना कर दूँ तो हो सकता है आप में ज़्यादा आग लग जाए, तो मैं ये ज़्यादा अच्छा है कि आप ये मान के चलो कि टफ है, लेकिन आप कर सकते हो, सिर्फ आप कर सकते हो उधर, और कोई नहीं कर सकता, तो सिर्फ आप कर सकते हो। तो ये होना चाहिए नीचे। तो अगर नहीं है पॉसिबल तो उसको पॉसिबल करो, और देन एग्जाम्पल सेट करो लोगों के लिए। अगर आज वैसे लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम में नहीं लाई जा सकती रैंक, तो कहीं ना कहीं आज मैं बोल सकता हूँ कि लाई जा सकती है, क्योंकि मैंने लाया है, मैंने उसे पॉसिबल किया है। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक एग्जाम्पल सेट करने की। आदित्य राजपूत पूछ रहे हैं, भैया अगर बैकलॉग बन गया है तो कैसे कंप्लीट करें? हो सकता है 11 क्लास उनकी अच्छी नहीं हो, 11 का चैप्टर्स भी हो। तो इसमें ये करना होगा, 2 तरीके हो सकते हैं। एक, आप 7 डेज में से एक दिन आप अपना, या 2 दिन आप उस चीज़ को दे रहे हो जो कहीं ना कहीं फिजिबल नहीं है, मतलब कंसिस्टेंटली हो नहीं पाएगा। ऐसा होता है कि अगर आपका संडे को टेस्ट है, तो आप अगर आपने सैटरडे को डिसाइड कर रखा है कि आप 11th का रिवाइज करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे सैटरडे को रिवाइज, क्योंकि संडे को 12th का टेस्ट होना है। तो आप ये करो कि अपना डे में से आप 1 या 2 घंटे अगर आप अपना एक टाइम निकाल देते हो, लेट्स से कि आप मॉर्निंग में 6 AM पे आप उठते हो, और आपकी क्लासेस लाइक 10 या 11 से स्टार्ट होती होंगी। तो जो स्टार्टिंग जहाँ आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, ऐसा होता है ना कि अगर शाम को मैं 6 बजे अगर मैं चाय पीने जाता हूँ और 4 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि इसके बीच का जो टाइम है वो अपन वेस्ट कर दें। तो जहाँ आप आपके शेड्यूल में ऐसा कोई टाइम है जहाँ आप वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, उस टाइम को पकड़ो और उसमें ये डाल दो कि उसमें अब मैं सिर्फ उस अपना बैकलॉग का पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप डेली का रखोगे ना 1 या 2 घंटे भी, 2 घंटे बस आप निकाल लो, तो आप देखोगे 1 महीने 2 महीने में सारा बैकलॉग साफ हो जाएगा आपका। और ये फिजिबल भी है, आप डेली कर सकते हो। बस अगर आपका टेस्ट है जिस दिन, जैसे संडे को टेस्ट है, तो आप सैटरडे को मत करो उस चीज़ को फॉलो। अदरवाइज आप एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओगे, और 10 आवर्स इन अ वीक इज सफिशिएंट टू कवर बैकलॉग। चैतन्य पूछ रहे हैं कि भैया कितने घंटे सोना चाहिए? यार मैं तो बहुत सोता था सर ही उठाने आते थे मुझे, मैं उठा कई बार इतना बेहोशी से मैंने सागर को उठाया कि सागर उठने के बाद बैठाल देता पढ़ने, फिर सागर सो जाते थे। ऐसा भी कई बार हुआ है सागर के साथ। तो सोने की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है चैतन्य पढ़ना कितना चाहिए, उसके और उतना अलावा पढ़ना चाहिए जितना हमारा सेटिस्फेक्शन है। हमें लग रहा है कि आज हमने टास्क पूरा नहीं किया, तब तक उसे सोना नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट पढ़ने से ज़्यादा काम करना इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना चैतन्य? तो 5 घंटे सो, 6 घंटे सो, 7 घंटे सो। 7 घंटे सोने में बुराई नहीं है, खूब सो, सोने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती बेटा, है ना? भैया सोने के को कितना टाइम देते हैं? क्या सोना इतना जरूरी है कि इस एज में मुझे तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है सोना। तो मत करो यार, फिर मत करो वेस्ट। मतलब मेरी तो मजबूरी थी मैं सोता नहीं था तो दिमाग देखो, अगर आप सोओगे नहीं
तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो रिजल्टिंग आउटपुट नहीं आएगा। सोना जरूरी तो है और लगभग 6 से 7 घंटे सोना चाहिए ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं, फिजिक्स में तो सब कुछ क्लियर है कि बॉडी रेस्ट क्यों करते हैं, पूरी मसल्स वापस से रिलैक्स फ्री हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए, तभी तो आपका ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव काम करेगा। इसलिए 6 से 7 घंटे तो निश्चित रूप से सोना चाहिए आपको। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मेरा कल 9 AM मेरा टेस्ट है, तो और मेरा मतलब तैयारी जो है वो बहुत बेकार सी है, तो ऐसा होगा ना कि काफ़ी प्रेशर सा हो जाएगा, यार बहुत सारा रिवाइज करना है। तो जैसे ही मेरा ब्रेन ऐसे करेगा, यार ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है, मैं क्लासेस से आया हूँ लेट्स से 2 बजे, तो अब मेरे पास सिर्फ आज रात का टाइम है, तो मेरा ऐसा रहेगा 2 बजे आया हूँ तो मैं 2:30 पे जल्दी से सोने की तैयारी करूँगा कि पहले सो जाता हूँ फिर मैं पढ़ने स्टार्ट करूँगा, तब मैं जल्दी से कर पाऊँगा। तो मैं 2:30 पे सो जाता था और मैं उठने का तो कोई फिक्स होता ही नहीं जब नींद खुल जाए। सागर को सबसे बड़ी बीमारी सोने की थी। अगर सागर दोपहर में 2 बजे आके सो गए तो हो सकता है मैं कोचिंग से 8 बजे आऊँ तो 8 बजे मैं उठा रहा हूँ। मैं करूँ सागर ये क्या है 8 बज रहे हैं, तब सागर का उठने के बाद भी 1 घंटे बाद होश में आते थे सागर की हाँ हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो लेकिन फिर मैं कवर कर लेता था, जैसे रात में फिर अगर 10 बजे भी जैसे लेट से मैं पढ़ने बैठा फिर थोड़ी सोऊंगा मैं रात में। नहीं, लेकिन सोने की अच्छी बीमारी थी सागर की। 8-10 घंटे का पर डे का टारगेट रहता था सोने का। तो आप 6 से 7 घंटे रखो, पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको सोने की आवश्यकता नहीं। चैप्टर को जल्दी रिवाइज कैसे करना चाहिए जल्दी भाई। और उसके शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए जो एग्जाम के वक्त काम आएंगे। एक कॉन्सेप्ट है वो मैं मतलब पर्सनल है, मतलब आज पहली बार शेयर करूँगा कि आप एक एग्जांपल लो कि जब अगर कोई चीज़ हम यूज में नहीं लेते अपने घर में, नॉर्मल कोई हाउस होल्ड हो और हमें उसका यूज नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं उसे स्टोर रूम में डाल देते हैं। और कभी कभी जब उसकी जैसे लेट से प्रोजेक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोजेक्टर अगर लेट से हमारे घर में है मूवी देखने के लिए, तो हम डेली तो यूज़ नहीं करेंगे उसका, बट कभी अकेजनली उसका यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे उसको स्टोर रूम में डालेंगे। और स्टोर रूम में अगर हमने ऐसे ही डाल दिया, गए और बस उसे डाल दिया ऐसे ही बस रख दिया, तो जब हम उसे जिस दिन हमारे घर में गेस्ट आएंगे और हमारा मन करेगा कि प्रोजेक्टर पे मूवी देखना है और हम उस दिन उसे लेने जाएंगे, तो हमें 1 घंटा तो उसे साफ करने में लग जाएगा, और जो उसकी हो सकता है कोई उसका पेच निकल जाए, वहाँ खो जाए, तो हमने उसको बेकार कर दिया अपनी चीज़ को। तो तरीका क्या होता है कि आपने देखा भी होगा आपके घर में जो मम्मी जो करती हैं फिर कि जब कोई चीज़ को रखती हैं स्टोर रूम में और उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में ही इसको निकाला जाएगा, तो उसको बहुत अच्छे से पैक करती हैं। ऐसे पैक करेंगे कि जिस दिन निकालें तो उस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट ना पुट करने पड़े। तो वो जो एफर्ट है वो उसे रखने के टाइम पर डाल रही है, जिससे कि निकालते वक्त ना डालना पड़े। सही बात है। तो आप अपने ब्रेन को एक ऐसे समझो कि वो हर चीज़ को स्टोर रूम में ही डालता है। एक टाइम पे वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंकिंग ही रख सकता है। तो वो क्या करता है, आपने अगर आज काइनेटिक्स पढ़ा है तो ऐसा थोड़ी हमेशा काइनेटिक्स का वजन लेके घूमेगा वो अपने साथ। तो वो एक उसका स्टोर रूम में वहाँ फेंक देगा कि भाई ले जब मैं क्वेश्चन करने बैठूँ काइनेटिक्स का तभी याद आना। अगर आपने उसे ऐसे ही फेंक दिया होगा तो वो आएगा नहीं वापस, वो ऐसे पूरा टूटा फूटा सा आएगा, समझ रहे हो। और लेकिन अगर अच्छे से पैक किया हो, जैसे रिवीजन का मैं अब वही बताता हूँ कि जब आप चैप्टर ख़त्म कर रहे हो तब ये फिनिशिंग टच उसमें डालो कि जब आप उसे रिवाइज करने जाओ तो वो तुरंत आपको याद आए। उसके क्या तरीके होते हैं कि आप एक दिन अगर जैसे आज आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, सीट कर ली, उसकी क्लास के डाउट्स आपने सॉल्व कर लिए और XYZ सब कुछ कर लिया आपको जो भी ज़रूरत थी उसका। अब इसके बाद आप एक सिटिंग लो 2 से 3 घंटे की, उसमें आप अपना जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस दिन जो सर ने बोला था उसके बाद से जितना क्लास में अभी तक कुछ भी बोला है सर ने, जो खास बातें कभी कभी सर क्लास सॉल्विंग के टाइम पे जो बोलते हैं उनको याद करने की कोशिश करो। हर चीज़ जो आपने खुद से पढ़ी है, आपको आपने ऐसी कोई बुक सॉल्व की होगी जिसमें कोई क्वेश्चन आया होगा जिसको आपने खुद से ही सॉल्व करके कुछ सीखा होगा, कोई दोस्त ने आपसे डाउट पूछा होगा उसको बताते वक्त आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे करके जो छोटी छोटी चीज़ें आपने यहाँ वहाँ से सीखी थी, आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करके जो सीखा उसको सबको याद करो एक बार और सबको लिखने की कोशिश करो एक पेपर पर जो भी याद आ रहा है। उसमें ये मत देखो कि आप क्रोनोलॉजी फॉलो करने की कोशिश मत करो, एक सीक्वेंस ऑर्डर करने की फॉलो, कुछ भी कहीं से भी बस लिखते जाओ, ऐसे 2-3 पेजों पर लिखते रहो 2-3 घंटे तक, और आप देखोगे आप मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी उस पेपर पर आ जाएंगी। तो अब ये जो है स्टोर रूम में जाते वक्त एक तो ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज होके गया है, तो वापस आने में आपके ब्रेन को ही कम टाइम लगेगा, उस नोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई याद करने वाली चीज़ होगी उसके लिए आपका वो नोट काम कर देगा। जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आप उसको एक बार देखोगे आपको सब याद आ जाएगा पूरा। तो ये पक्का फॉलो करो आप हर चैप्टर में, तो रिवीजन अपने आप आसान हो जाएगा। एट द एंड फाइनल कंक्लूजन क्या अपन
सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे कि ये जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों की अलग अलग चीज़ें रहती हैं। कोई बच्चा कहता है सर सोए कितना, कोई कहता है सर पढ़े कितना, तो दोनों की अप्रोच देखिए अलग है। एक सोने की डिमांड पूछ रहा है, एक पढ़ने की पूछ रहा है। कोई कह रहा है तीनों सब्जेक्टों कितना वजन दें। मैं कह रहा हूँ जब अपन सपना देखते हैं ना किसी चीज़ को करने का, तो ये सब क्वेश्चन मार्क लगते नहीं है कि कितना पढ़ें कितना सोएं। फिर तो काम करने की जरूरत होती है ना, उतना हम लगे रहते हैं जब तक वो चीज़ सफल नहीं हो जाती है। तो कई लोगों का कहना ये है कि हम कोरोना में लास्ट ईयर में कोचिंग में नहीं लगा पाए, या कई कहते हैं हम लास्ट ईयर कोरोना में पढ़ नहीं पाए, या अकेला आपके साथ नहीं कोरोना आया, कोरोना पूरे देश के साथ आया है। तो जो डिफरेंस आने वाला है वो पूरे देश के साथ एक जैसा आने वाला है, तो कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना काम करें, और भैया से जितनी भी आपकी हेल्प होगी वो मैं कराऊंगा। और एक अच्छी बात मैं भैया के बारे में बता रहा हूँ आपको कि सागर गुप्ता भी सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में एंट्री किए हैं। इनने अपना खुद का भी स्टार्टअप स्टार्ट किया है। और एक होता ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के परिणाम, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो अच्छा एक एटमॉस्फेयर होता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छी थिंकिंग्स डेवलप होती है, अच्छा आइडियाज डेवलप होता है। तो सागर ने अपना अभी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया रैंक्स प्रेप करके, और बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है। तो आप सागर गुप्ता के रैंक्स प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेंगी, आईआईटी की तैयारी कैसे करेंगे ये सब नॉलेज मिलती रहेगी। उसमें मेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं आईआईटी और नीट के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। तो ये खुद का अभी स्टार्टअप है, अभी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये अच्छी पोजीशन में पहुंचेगा, ऐसी हमारे विश्वास शुभकामनाएं सागर के साथ है। मैं कुछ बोलूँगा, मतलब कि आपने बोला था ना सर कंक्लूड करो, तो जैसे मेरे 2 मैसेज रहेंगे। सबसे पहला ये कि किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ अपने चेक पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या हमारे अंदर ये है, क्या हमारी 11th अच्छी है तो हम AIR अंडर 3 डिजिट लेके आएंगे, क्या हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, क्या हमारी स्कूलिंग अच्छी थी। हम अपने ऊपर जब स्टार्ट करते वक्त एक चेक पॉइंट्स लगाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं क्या हम उस चीज़ के लिए काबिल हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम एक जनरल ऑडियंस से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब आप जनरल ऑडियंस से आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि आप उस जनरल ऑडियंस में आप घुस जाओ, और उस जनरल ऑडियंस का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर एक आप टॉप AIR का देखो तो आपको उनसे अलग रहना है, तो उसके लिए आपको एक अलग थिंकिंग से आगे बढ़ना होगा। तो कभी अपने आप को ये मत करो कि एक थ्रेशोल्ड आपका होना चाहिए था और जो आपके पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है आज, अगर आपकी आप ब्रेन फंक्शन कर रहा है, अगर आपका मतलब सब कुछ, अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है, अच्छे रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए, आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स सपोर्टिंग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपके पास सब कुछ है एक कोई भी गोल को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप कभी अपने आप को थ्रेशोल्ड अपने एक चेक नहीं करोगे। एंड देन सेकंड पॉइंट इज कि जिद होनी चाहिए कि जैसे मेरा था कि मुझे नंबर 1 रहना था, तो मुझे जो वो गांव में था नंबर 1 रहने का, तो वो आसान था, लेकिन यहाँ नंबर 1 रहना बहुत टफ था मेरे लिए। लेकिन क्योंकि जिद थी तो मैं इस चीज़ में हार नहीं माना, और लाइक आफ्टर 5 to 6 मंथ मैंने यहाँ पर भी कोचिंग में नंबर 1 पोजीशन अपनी बना ली थी। और इवन जब मैंने LN की टेस्ट सीरीज भी जब ज्वाइन की, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी मेरी स्टार्टिंग में रैंक बहुत बिगड़ी। मैंने काफ़ी मेहनत की और फिर उसमें भी मैं नंबर 1 नंबर 2 फिजिक्स में तो मैं AIR 1 या 2 ही लेके आता था ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज जो मेरी रैंक आती थी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में LN की। तो जिद होनी चाहिए यार कि मतलब मुझे ये चीज़ करनी है ना तो करनी है, जो करना होगा मैं कर लूँगा, और किसी की मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है कि मतलब कोई मुझसे बोलेगा कि बेटा तेरा ये नहीं है इसलिए तू नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी लिमिट खुद डिसाइड करते हो। और भी किसी प्रकार की हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए मैं भैया का नंबर आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप हेल्प करके कुछ भी, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, पूछना है, कोई भी डायरेक्शन लेनी तो आप कॉल कर सकते हैं भैया को इवनिंग में आफ्टर 8। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद। बाय बाय।